Yeah, I'm audible. Muneeb, Salik, Ishika. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सालिक एंड नम्रा, आप दोनों एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया था. वी डिड सम न्यूमेरिकल्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यशिका, आप भी एब्सेंट थी. आपको लेक्चर मिला था? Yes, sir. यू वेंट थ्रू द रिकॉर्डिंग? Yes, sir. सालिक एंड नम्रा, आप? मैंने तो Yes, मैसेज sir. किया, मुझे मिला नहीं था, बट अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे मैंने चेक किया तो था, मैंने हाफ एन आवर का देखा है अभी. अच्छा, चलिए. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने फिनिश कर लिया था. कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए, कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रह गए. सो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, जस्ट 2 न्यूमेरिकल्स, देन विल स्टार्ट विद विस्कोसिटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये गोल्ड वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. देखो, अ पीस ऑफ प्योर गोल्ड. पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे. A piece of pure gold. गोल्ड की डेंसिटी गिवन है, इट्स 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. per centimeter cube is suspected is suspected to be hollow from inside. तो आपको ना एक गोल्ड का पीस दिया हुआ है, आप सस्पेक्ट करो कि यार हो सकता है ना गोल्ड का पीस अंदर से हॉलो. इट वेट्स 38.250 gram in air and 33.865 gram in water. सर आप क्या करवा रहे हो? अक्षत, वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जस्ट एक न्यूमेरिकल रह गया था, 2 न्यूमेरिकल्स रह गए थे, 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, वही करा. ओके सर. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ hollow portion of gold if any. चलो इतना लिखो, विल सॉल्व इट. और जरा सोचो क्या लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम निकालने का क्या मतलब है? सर जितना फ्रैक्शन एम्पी लेंगे पार्ट. क्या? फ्रैक्शन लेंगे शायद. देखो सुनो, वो क्या कह रहे हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो अगर तुम गोल्ड लेकर आए, तुम ये एक्सपेक्ट करोगे ना यार ये सॉलिड होना चाहिए पूरा. हाँ, यस सर. उसने क्या करा, तुम्हें गोल्ड जो पीस है तुम सॉलिड एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने सॉलिड ना देकर ना इसके बीच में कहीं कुछ होल कर दिया ऐसा, ये ना इतना होल कर दिया. मैं कह रहा हूँ उस होल का वॉल्यूम निकालो. फॉरगेट फिजिक्स, फॉरगेट दिस न्यूमेरिकल, जस्ट अपना लॉजिक अप्लाई करो कि तुम ये होल का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो. इट्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. तो वो सॉलिड होता तो कितनी सब्ट्रैक्ट कर सर उसे पूरे मेल्ट करके. पूरे की वॉल्यूम में पूरे से की वॉल्यूम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. होल की क्या कर सकते हो? तुम्हें ये पता होगा यहाँ से कि ये जो तुम्हारा पूरा जो गोल्ड है
मतलब वॉल्यूम दो तरह से आती है। देखो, एक वॉल्यूम होता है मेटल जो लगा, जो भी मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम। लाइक जैसे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल के दो वॉल्यूम्स होंगे। या अगर मैं ये कैप ले लूँ ना, इस कैप के दो वॉल्यूम्स हैं। एक वॉल्यूम है द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये जो मटेरियल लगा हुआ है कितना मटेरियल लगा है ना। और एक वॉल्यूम होगा जिसमें आप रख सकते हो, अंदर सामान रख सकते हो। ये दो वॉल्यूम है। जब आप गोल्ड को सॉलिड एज्यूम कर रहे हो, देन यू आर एज्यूमिंग ना कि मटेरियल का वॉल्यूम और सिस्टम का पूरा वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है इसमें? एक है वो मटेरियल का वॉल्यूम और एक इस कैप का वॉल्यूम। दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग है। अलग अलग। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? मटेरियल का कम होगा, है ना। कैप का वॉल्यूम ज्यादा है, थिन जी। मटेरियल लगा ना। लेकिन अगर मैं आपसे कोई सॉलिड कैप है, बिल्कुल सॉलिड, लाइक इट्स लाइक दिस पेन, तो बताओ पेन का वॉल्यूम और इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम। लेकिन अगर तुम्हें ये पता चले कि इस पूरे पेन का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, बट जो मटेरियल लगा हुआ है वो 9 मीटर क्यूब है, इसका क्या मतलब होगा? अंदर होलो है कुछ पार्ट। जैसे ये जो कैप मैंने दिया हुआ है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो कैप है ना, इसका वॉल्यूम है कैप का 5 मीटर क्यूब। ये मैंने आपसे कहा कि द वॉल्यूम ऑफ द कैप इज 5 मीटर क्यूब। ठीक, इज 5 मीटर क्यूब। और इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो है 3 मीटर क्यूब। तो हॉलो पोर्शन कितना है? 2 2 मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का भी, कि आप ये प्लीज और निकाल बार लो। बता दीजिएगा। हाँ देखो, ये मैंने कैप दिया आपको ना, इस कैप से ही चलेंगे, जो कैप में होगा वही गोल्ड पर अप्लाई करेंगे। मैंने आपसे कहा इस कैप का जो पूरा वॉल्यूम है ना, जिसमें आप सामान सब रख सकते हो, दैट वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब। और मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब। तो हॉलो पोर्शन कितना है? 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब। कैसे निकाला? टोटल वॉल्यूम में से आपने जो सॉलिड लगा रखा है, सॉलिड मटेरियल, उसके वॉल्यूम को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट्स द लॉजिक। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आप गोल्ड के मटेरियल का वॉल्यूम निकाल लो और फिर वो वॉल्यूम ले लो जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। गोल्ड का मास कितना है? इतना। डेंसिटी इतनी। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ गोल्ड सर तो वाटर की वॉल्यूम को एयर की वॉल्यूम से माइनस कर दें। ना, अभी अभी तो वाटर तो नहीं, अभी अभी देखते हैं ना। गोल्ड के मटेरियल का वॉल्यूम पूछ रहा हूं मैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय डेंसिटी। वो 38.25 38.250 divided by 19.3, 1.98 आया। 1.98 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये तो वॉल्यूम आया है मटेरियल का, जो आपने गोल्ड का मटेरियल लगाया हुआ है। अब मुझे गोल्ड का जो पूरा जो शेप है ना उसका वॉल्यूम चाहिए। जैसे अभी ये इस कैप को लूं तो ये मटेरियल का वॉल्यूम आया, मुझे चाहिए इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा। तो वो बॉइंट फोर्स से मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो इसका मास इतना, इसका वेट इतना है एयर में और इतना है वाटर में। तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई, लॉस इन वेट कितना होगा। और ये तो मास दिया हुआ है तो वेट निकाल देते हैं, mg करके आ जाता है। वेट इन एयर, एयर में बॉडी का जो वेट होगा वो होगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 38.250 इनटू जी। जी की वैल्यू सीजीएस में 980 होती है, सबको सीजीएस गिवन है। तो 38 पॉइंट, इसको मैं जी रहने देता हूँ। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये जी कैंसिल हो जाना चाहिए। and CGS unit of the weight is dyne ना, न्यूटन ने डाइन यूज करेंगे। वेट इन वाटर, कितना दिया हुआ है? 33.865। 5 इंटू जी डाइन। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे बता दो लॉस इन वेट कितना है।
सब्ट्रैक्ट कर दें। लॉस इन वेट आ जाएगा 38.250 जी माइनस 33.865 जी। सब्ट्रैक्ट कर लें इसे। सो इसमें से इसे गया तो 5 बचा, 4 हो गया, 14 में से 6 गया, 8 बच गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा, ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया, 4 बचा, तो ये आ गया 4.485 जी। कैलकुलेटर में 385 आया है। 385, अच्छा हाँ एक ले लिया था ना, यस 385, 11 385, ये लॉस इन वेट आ गया। अब यही लॉस इन वेट तो बॉइंट फोर्स है, कितना लॉस होता है बॉइंट फोर्स के इक्वल, तो आप लिख सकते हो बॉइंट फोर्स, वहां से वॉल्यूम निकालेंगे गोल्ड का, बॉइंट फोर्स ऑन गोल्ड is equal to loss in weight buoyant force का रिलेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड multiplied by density of liquid लिक्विड multiplied by G. So this is 4.385 G. तो मैंने ये कहा था G से G कैंसिल हो जाएगा, so वॉल्यूम आ जाएगा 4.385 divided by density of liquid. Liquid is water. 4.385 divided by 1 सेंटीमीटर। लॉस कैसे निकालोगे, सॉरी अब बताओ हॉलो है या नहीं है, मटेरियल इतना है और सिस्टम का ऑक्युपाइड वॉल्यूम इतना है, दिस इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड गोल्ड बाय गोल्ड, और लो है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गोल्ड। सो गोल्ड जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो वॉल्यूम इतना है और मटेरियल का वॉल्यूम इतना है, तो कुछ तो हॉलो पोर्शन है ना। तो हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा 4.385 माइनस 1.98 सेंटीमीटर। लिखिए तो ये जो सबसे पहले वॉल्यूम निकाली है वो उसकी एक्चुअल वॉल्यूम है जितना उसमें गोल्ड है। जितना उसमें गोल्ड है। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इस पे, देन वी विल स्टार्ट विस्कोसिटी। नहीं असीम, क्लास शेड्यूल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है आपको?
क्लास टाइमिंग्स वही है, मंडे फ्राइडे 3:45 टू 5:15, वो 5:30 हो जाता है, और वेडनेसडे 7:15 से होती है क्लास। सर ये मीटिंग एक्चुअली साइट पे नहीं थी। अच्छा, सर मटेरियल क्यों लिखा है, सब गोल्ड है ना? हाँ, गोल्ड गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ गोल्ड। सर मेरे को लगा आपने एंड लिखा। असीम केमिस्ट्री की हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रखी हो सर ने, बट ये तो रेगुलर क्लासेस है ना, मैं तो कुछ चेंज नहीं हुआ। केमिस्ट्री की भी रेगुलर हो गई है वेडनेसडे और सैटरडे। ओके, देखिए इतना लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट करें। यस सर। अक्षत हुआ इतना? यस सर। चलो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे करते हैं। 1 मिनट में लिख रहा था। ओके, मुझे ये वाला लास्ट वाला पोर्शन समझ नहीं आया। कौन सा वाला? आप पहले कौन? वाली वाली स्लाइड। असीम आप थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लास्ट क्लास में? तो जी तो था। थे आप। तो लास्ट में तो पॉइंट फोर्स यूज किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जितना भी लिक्विड को गोल्ड डिस्प्लेस करेगा मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही पॉइंट फोर्स इक्वल होती है जितना लेस लॉस इन वेट आता है। किया था हमने, अपरेंट वेट इज वेट माइनस पॉइंट फॉलो फोर्स। पोर्शन कैसे निकाला, ये नहीं समझ आया। जी दोबारा। आज फॉलो पोर्शन। हाँ हाँ, तो यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था शुरू से आज, कि जो मटेरियल है गोल्ड का वो इतना है गोल्ड में, और गोल्ड जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस में वो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। जब आप दोनों को डिफरेंस लोगे तो भी तो पता चलेगा। हॉलो, ये एग्जांपल दिया था मैंने, कैप का, आप शायद लेट आए। एक तो असीम आप बिल्कुल टाइम पर आया करिए, काफी दिनों से देख रहा हूँ आपकी क्लासेस भी बहुत मिस होती हैं, आप क्लास में आते भी हैं तो कोई एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है। इस बैच का टाइम क्या है असीम, याद है आपको कुछ? क्या टाइम है असीम इस बैच का? 7:15। 7:15। तो नेक्स्ट टाइम से आप 7:15 आएंगे, हाँ, और कोई छुट्टी नहीं। 5 मिनट तो लेट हो गया था आज मैं। क्वेश्चन, अब बिल्कुल आप लेट नहीं हो, वैसे आप पहले टाइम पर आते थे, ऐसे ही आप टाइम पर आएंगे। जैसे आपको ये कैप दिया हुआ है, इस कैप पे जो मटेरियल है स्टील का, उस मटेरियल का वॉल्यूम निकाला मैंने, और ये कैप टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो वॉल्यूम निकाला। तो आपको पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम में से अगर आप मटेरियल का वॉल्यूम निकाल दें तो कितना पोर्शन हॉलो है। इस कैप को रखोगे ना तो कुछ तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वो वॉल्यूम लिया मैंने, और इसके मटेरियल कितना लगा हुआ है वो वॉल्यूम लिया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बता देगा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे ना, ये सबके लिए, अब धीरे धीरे चीजें आपके टच से बाहर निकल जाएंगी, मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। A board containing some piece of material is floating in a pond.
what will happen to the level of water in the pond if on unloading the piece first part. The piece floats the piece sink. चलिए लिखिए कुछ लिखा आप लोगों ने? यस सर। देखिए कोई एक पार्ट में कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, सेकंड आपके पहले क्वेश्चन समझिए। एक शिप है, इस शिप का कुछ मास है, लेट्स से द मास ऑफ द शिप इज कैपिटल एम। बोट है, कैपिटल एम मास है, और इस बोट में आपने एक मास और रख दिया एंड दैट इज स्मॉल एम। कुछ मेटल रख दिया आपने, उसका मास स्मॉल है, और ये अभी फ्लोट कर रहा है। और ये फ्लोट कर रहा है अभी। ये इनिशियल कंडीशन है। सो अभी अगर ये फ्लोट कर रहा है तो उन्हीं इसमें जो बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी वो बॉइंट फोर्स और वेट को बैलेंस कर सकते हो। कौन बॉइंट फोर्स किसको बैलेंस करेगी, किसके वेट को? ये बोट है एंड दिस इज ये मटेरियल है। हाँ जी उनीब, अभी बताओगे मुझे कौन सी फोर्सेस किस किस को बैलेंस करेंगी? अभी फ्लोट कर रहा है, बोट का मास कैपिटल है, मटेरियल का मास स्मॉल है, और इस बोट का इतना पोर्शन है वीडी जो इमर्ज्ड है। सर स्मॉल है। दोनों के सम को बैलेंस करेगा। देखो इस पर जो पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी ना एफ बी, वो पॉइंट फोर्स क्या करेगी? शिप, पूरा बोट और मटेरियल दोनों के वेट को बैलेंस करेगी। तो आप कह सकते हो कि एफ बी जो होगा वो बोट के मास वेट को भी बैलेंस करेगा और मटेरियल के वेट को। अब उन्हें भी बताओ ये कैसे आएगा, पॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? शिप का जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है दैट्स वीडी। पॉइंट फोर्स कैसे आएगी शिप पर जो एक्ट कर रही होगी? शिप का जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है दैट्स सर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा रिलेशन? बताओ मुझे, क्या रिलेशन यूज करेंगे? सर वॉल्यूम डेंसिटी जी। किसकी डेंसिटी, शिप की या वाटर की? अगर वाटर में जा रहा है वाटर की सर डेंसिटी वाटर इज इक्वल टू जी एम जी प्लस एम जी। तो जी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो विड शिप का जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है दैट वॉल्यूम इज एम बाय रो डब्ल्यू प्लस स्मॉल एम बाय रो वाटर। दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इनिशियल कंडीशन। इसके बाद वो आपसे कहता है कि आपने क्या किया, इस शिप से मटेरियल निकाल दिया। ये सब वाटर था इतना,
आपने निकाल दिया, शिप से सारा मटेरियल आपने बाहर निकाल दिया, शिप हल्का हो गया। अब शिप का जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है इनसाइड द वाटर, उसको लिख देता हूं मैं VD1। और जो मटेरियल आपने निकाल के बाहर दिया है भाई, अगर वो फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स उसका भी कुछ वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा। तो यहाँ जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है दैट वॉल्यूम इज मटेरियल का VD2। तो VD1 is volume of ship immersed, और VD2 जो होगा that's volume of material immersed, material immersed। इतना लिखिए। हाँ जी, ये आ गया आपका। अब देखो, अगर ये दोनों अलग अलग फ्लोट कर रहे हैं, शिप तब फ्लोट करेगा, या शिप या बोट, फ्लोटेशन, जब शिप पर जो पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है वो शिप के वेट के इक्वल होगी। ये तो इनिशियल था जब मटेरियल पड़ा हुआ। पॉइंट फोर्स कैसे निकालोगे? वॉल्यूम जो शिप का इमर्ज हुआ, वाटर में ये जा रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G इज इक्वल टू mg। ये कैंसिल हो गया, तो VD1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स मास बाय डेंसिटी। दैट्स माय सेकंड इक्वेशन। मटेरियल्स फ्लोट कर रहा है, फ्लोटेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल फ्लोट करने का मतलब है कि जो अब भी मटेरियल पे पॉइंट फोर्स होगी वो मटेरियल के वेट के इक्वल है। मटेरियल पे पॉइंट फोर्स क्या होगी? मटेरियल का वॉल्यूम जो इमर्ज्ड है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G विच इज इक्वल टू mg। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से VD2 आया, इट्स m बाय रो W, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जो टोटल वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, देखो शिप ने भी डिस्प्लेस किया, मटेरियल ने भी डिस्प्लेस किया। शिप ने जो डिस्प्लेस किया वो VD1 है, मटेरियल ने जो डिस्प्लेस किया वो VD2 है। तो सालिक मुझे बताओगे टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जब आपने मटेरियल को निकाल कर अलग फेंक दिया। तो अच्छा, VD2 माइनस VD1। वही 2। अक्षत क्या करेंगे? जब मैंने मटेरियल को अलग निकाल दिया तो शिप ने डिस्प्लेस किया VD1, मटेरियल ने डिस्प्लेस किया VD2। टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा लिक्विड? अक्षत, हाँ उमर का सही है। यशिका बताओगे? सर VD1 प्लस VD2। हाँ यार, ऐड करेंगे ना दोनों को। भाई शिप ने अगर डिस्प्लेस किया 1 मीटर, वो 1 मीटर क्यूब वाटर, मटेरियल ने डिस्केप किया 2 मीटर क्यूब वाटर, तो टोटल क्या होगा? ऐड करके तो आएगा। तो ये आया m बाय रो W, स्मॉल m बाय रो W, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये इनिशियली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, ये फाइनली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। चेंज हुआ या सेम रहा? सेम है। सेम है। ये इनिशियली डिस्प्लेस्ड है वॉल्यूम,
और ये फाइनली डिस्प्लेस्ड है वॉल्यूम। फाइनली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या लग रहा है आपको? सेम है ना, पहले भी था m by rho w स्मॉल m by rho w, m by rho w भी स्मॉल m by rho w, so no change in volume. वाटर लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अनलोड भी कर दिया और वो फ्लोट कर रहा है तो जितना पहले लेवल था वाटर का बाद में भी उतना ही रहेगा। लिखिए इतना, इसको लिखिए। आपके स्कूल एग्जाम्स में शायद ना पूछे, लेकिन के एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम की चीज है। और सेकंड पार्ट में जरा सोचो, अगर वो सिंक करता है, अब तो हो जाएगा, अगर सिंक करता है तो लेवल पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए। अक्षत, आप क्लास में हैं अभी? यस सर। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो आसान आसान चीजों का? चलो सेकंड पार्ट करना जल्दी से, और मुझे बताना है क्या सर होगा। एक मिनट क्वेश्चन दिखा देना। यस सर, हो गया। अच्छा सी देखते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर दो तरह के लिक्विड्स में डाल दे तो क्या होगा? देन वी विल स्टार्ट विस्कोसिटी। लिखा आप लोगों ने? और मुझे जरा सा ये बता दो कि अगर ये सिंक कर जाएगा तो क्या होगा? वाटर लेवल से, और ना गेस वर्क मत करना, कैलकुलेशंस के थ्रू डिसाइड कर। कैलकुलेशन से करोगे तो आंसर सही आएगा, गेस वर्क चलाओगे तो गलत आएगा। स्क्रॉल कर दीजिएगा सर। देखते हो यार, ये तो पहले भी तो इमर्ज, ऐसा थोड़ा ना कि ये पहले इमर्ज नहीं था। तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं सोच सकते हो, तो पहले भी इमर्ज थे भाई, पहले भी कुछ वाटर डिस्प्लेस था। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये दोनों सिंक कर रहे हैं, पीस सिंक कर रहा है, सिर्फ जो मेटल है वो सिंक कर रहा है। सिर्फ मेटल सिंक कर रहा है। डेंसिटी विल प्ले अ रोल, जो तुम लिखने की डायरेक्टली कोशिश कर रहे हो उसमें डेंसिटी विल प्ले अ रोल।
नम्रा गलत आ रहा है। अक्षत, यशिका, कुछ आया सेकंड पार्ट का आंसर? सेकंड पार्ट देखो, अगर ये सिंक कर जाए ना, मटेरियल सिंक कर जाए, तो देखिए आप ये कह रहे हो ये आपका शिप है, ये कुछ वाटर में इमर्ज है, अभी तो फ्लोट कर रहा है, जो वॉल्यूम इसका इमर्ज है दैट इज VD1। और आप कह रहे हो कि जो आपने मटेरियल डाला ना, वो मटेरियल सारा का सारा जाकर सिंक कर गया, तो आपको देखना है वाटर लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सोचो ना, इसे टोटल वाटर लेवल कितना चेंज होगा, कैसे निकालोगे? शिप की वजह से जो वाटर लेवल चेंज हुआ प्लस इस मटेरियल की वजह से। तो आप इसे लिख सकते हो राइज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू टोटल राइज इन वाटर लेवल। वही जो लास्ट में किया था मैंने, एक एक अलग अलग सॉल्व करके दिखाया था, आप डायरेक्टली कर लीजिए। राइज इन लेवल ड्यू टू शिप प्लस rise in level due to material। देखो शिप के लेवल में कितना चेंज आएगा, वेरी गुड अक्षत, अक्षत का सही आ रहा है। शिप के लेवल में कितना चेंज आएगा, इट्स मास ऑफ शिप डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन ये जो मटेरियल जो सिंक कर गया, यहाँ तो कोई बॉइंट फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा जितना इसका अपना वॉल्यूम होगा। मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, मटेरियल का मास डिवाइडेड बाय मटेरियल की डेंसिटी। तो ये आ गया स्मॉल m डिवाइडेड बाय रो m। रो m क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब ये तो फाइनल है, दिस इज फाइनल लेवल ऑफ वाटर, लेवल नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये इनिशियल वॉल्यूम था, m बाय रो w। बताओ ये 1 ज्यादा है या इक्वेशन 3 में जो आ रहा है वो वैल्यू ज्यादा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो कैसे कैसे देखोगे, फर्स्ट टर्म तो सेम है दोनों में, कंपेयर 1 एंड 3। फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, लेकिन जब तुम सेकंड टर्म देखोगे ना, m बाय रो w, यहाँ वाटर की डेंसिटी आ रही है और यहाँ मटेरियल की डेंसिटी आ रही है, और आपको पता है कि मेटल सिंक कर रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी वाटर से बड़ी होगी, तो ये टर्म छोटी हो जाएगी। अगर आप 1 से कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम है दोनों में, ये जो सेकंड टर्म है m बाय रो w इज ग्रेटर देन m बाय रो m। इसका मतलब है कि अब वॉल्यूम कम हो गया, लेवल ऑफ वाटर विल फॉल अगर ये सिंक। अगर आप कहते हो दोनों ही सिंक कर दें, तब तो कुछ नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा शिप का टोटल वॉल्यूम कितना है, जितना शिप का टोटल वॉल्यूम प्लस मटेरियल का वॉल्यूम उतना डिस्प्लेस कर देगा। लिख लीजिए। देखिए वन लास्ट क्वेश्चन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन स्टार्ट समथिंग एल्स। अगर दो तरह के लिक्विड्स हो तो क्या करते हैं?
लेकिन वॉल्यूम कम कैसे हो सकती है? अगर हम उसमें कुछ सबमर्ज करवाएंगे तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जिससे लेवल बढ़ जाएगा वाटर का। ये भी तो सोचो, जब ये शिप में रखा हुआ था, तुम एक पेनी को डायरेक्टली वाटर में डाल दो, ठीक है, जी। और एक वैली को, पेनी को ऐसे कर कर एक बहुत ही हल्का सा प्लास्टिक का बॉक्स लो और उसमें डाल दो। क्या पेनी दोनों ही केसेस में सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी? नहीं। तो आप, जब तक आपको दोनों की डेंसिटी का आइडिया ना हो, आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते ना। किस केस में ज्यादा करेगी? इस केस में ज्यादा हो सकता है ना। जी, अब बॉक्स वाले में। इस केस में भी ज्यादा होगा या कम होगा, दैट विल डिपेंड कि कितना इमर्ज हो रही है, डेंसिटीज कितनी है। और वही जी। कह रहा हूँ, विदाउट डेंसिटी नहीं सोच सकते। तो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं करा रहा आपको, नेक्स्ट बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो तरह के लिक्विड्स हों तो पॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस पॉइंट फोर्स पर हो गए। नेक्स्ट विल स्टार्ट विस्कोसिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको एक कंटेनर देगा। लेट्स से आपको ये कंटेनर दिया हुआ है, वो आपसे कहता है इस कंटेनर में ना दो तरह के लिक्विड्स हैं। लेट्स से ये कोई ऑयल है और ये वाटर है, और यहाँ पर उसने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का V1 वॉल्यूम है ऑयल में और ये V2 वॉल्यूम है वाटर में। वो आपसे कहता है जरा बताओ इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी वो बॉइंट फोर्स कितनी होगी। देखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी, दैट बॉइंट फोर्स इज बॉइंट फोर्स ऑन ऑयल ड्यू टू ऑयल प्लस बॉइंट फोर्स ड्यू टू वाटर। ये आपका नेट बॉइंट फोर्स है, नेट बॉइंट। This is point force due to oil, and this is point force due to water. तो देखो, ऑयल की वजह से होगा वॉल्यूम जितना ऑयल में इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, प्लस जो भी वॉल्यूम वाटर में इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लिक्विड में डाल दिया जहां दो लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन, तो बॉइंट फोर्स दोनों लिक्विड्स की वजह से इंडिविजुअल बॉइंट फोर्स लो और दोनों को ऐड कर दो। इसको लिख लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए जहां ऐसे दो लिक्विड्स डाले। विल स्टार्ट विद विस्कोसिटी। ओके, सो इतना लिखा आप सब लोगों ने, नोट कर लिया? अक्षत, यशिका? Yes, sir. Okay, so Archimedes principle is over. Next is viscosity. So देखो, viscosity का क्या मतलब? असीम, फ्रिक्शन क्या होता है? What is friction? असीम?
हाँ सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो अगर दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी जो उनके मोशन को अपोज कर रही है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड में एक्ट नहीं करता, फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी एक्ट करता है। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स acting between layers of fluid is viscous force, और उसी फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं। सॉरी, नॉट विस्कोसिटी, इज विस्कस फोर्स। अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड due to which an internal friction comes into play when fluid is in motion. So अगर fluid motion में जो friction act करेगा, इस प्रॉपर्टी को आप कहोगे विस्कोसिटी, and which oppose the relative motion between two different layers. Two different layers. अब ये जो बैकवर्ड फोर्स है is viscous force. So वो फोर्स या वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन का अपोज करती है, उसे आप विस्कोसिटी कहें। असीम, नंबर ऑफ लेयर्स लिक्विड में फाइनाइट नहीं होती, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगी। भाई आपने लिक्विड लिया, लेट्स से लिक्विड फ्लो कर रहा है, आप लिक्विड की मल्टीपल लेयर्स ले लीजिए। एक आपने ये लेयर ली, एक ये लेयर ली हुई है, लेट्स से दो लेयर्स हैं लिक्विड की। ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के मोशन का अपोज कर रही हैं। एक लेयर की कुछ वेलोसिटी, मान लो कि एक लेयर मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, दूसरी लेयर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v प्लस t, और इन दोनों लेयर्स के बीच का सेपरेशन मान लीजिए दैट इज dx। सो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड की दो लेयर्स एक दूसरे के मोशन का अपोज करती है, और वो फोर्स जो विस्कोसिटी की वजह से आती है दैट्स नोन एज विस्कस फोर्स। अब आप ये देखो कि ये विस्कस फोर्स आप कैलकुलेट करोगे कैसे। ये दो लेयर्स ले लो आप, एक लेयर P ले ली, एक लेयर Q ले ली। लेट P and Q be two layers of liquid, of fluid ले लो। सो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगी, तो इनमें एक दूसरे पर ये एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेंगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स द विस्कस फोर्स। अब आपको देखना है विस्कस फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ जो विस्कस फोर्स होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर। जो भी आपने लेयर ली हुई है उन लेयर्स के एरिया पे डिपेंड करेगी। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ऐसे लिखोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv ओवर dx। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ जो भी विस्कस फोर्स होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू a एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू dv ओवर dx। अब जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करते हो, इसे कहते हैं ईटा a dv ओवर dx। सो ये जो ईटा आ रहा है ना, this eta is known as coefficient of viscosity। जैसे फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये डिपेंड करेगा कि
नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। दोबारा देख लीजिए, विस्कोसिटी, हाँ जी विस्कोसिटी तक समझ में आया हमारा आपको? नहीं। Viscosity। भाई अगर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज विस्कोसिटी। भाई पानी लो और हनी लो, शहद, जी। दोनों को फ्लो कराओ, क्या फ्लो एक सा होगा? नहीं। वाटर का फ्लो स्मूथ होगा है ना, रेगुलर होगा, लेकिन जो हनी का फ्लो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। जी। क्या रीजन है? हनी की एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, मोशन को अपोज कर रही है। अगर आप वो- दो लेयर्स ले रहे हो हनी की, एक जी। लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे, या आप ऐसे कहो कि एक लेयर दूसरे लेयर पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। और जो सर अगर फोर्स है, दोनों लेयर हनी की होंगी फिर भी? अगर दोनों लेयर हनी की होंगी हाँ तब भी एक दूसरे को वेस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड दैट फ्रिक्शन इज इंटरनल, क्योंकि बाहर का कोई नहीं अप्लाई कर, इसीलिए तो इंटरनल है कि एक लेयर दूसरे पे अप्लाई कर रही है, फ्लूइड की ही एक लेयर दूसरी लेयर पर अप्लाई कर रही है। उस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो विस्कस फोर्स आएगी दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। हाँ जी उमर, आया ना? जी, तो उससे डेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि हनी डेंसर होता है वाटर से। अब देखेंगे किससे फर्क पड़ता है, तो अभी देखेंगे नीचे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको देखना ये कि वो विस्कस फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उस विस्कस फोर्स के लिए सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स लिखने होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कोई दो लेयर ले ली, एक ये लेयर है P, दूसरी लेयर है Q। जी। दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी v प्लस dv। तो एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, सो दैट्स ग्रेडियंट। कि एक लेयर से दूसरे लेयर में पोजीशन चेंज हुई dx और वेलोसिटी में चेंज आया dv, तो यहाँ जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट ग्रेडियंट इज dv ओवर dx। सर मतलब लेयर्स के बीच की सेपरेशन तो बहुत नेग्लिजिबल ही होगी। हाँ तभी तो मैं इसको dx ले रहा हूँ, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, दैट्स वेरी वेरी माइन्यूट। और ये होगा कितना, जितना लेयर्स की थिकनेस है, कुछ यस mm सर। में होगा, माइक्रोमीटर में होगा, 0.01 mm होगा, ये वही थिकनेस है। तो यहाँ जो भी विस्कस फोर्स एक्ट करेगी, जो इन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द लेयर। इन लेयर्स का एरिया कितना, कॉमन एरिया, अगर इनका एरिया सेम है तो एरिया, अगर इनका एरिया अलग अलग है तो कॉमन एरिया। और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv ओवर dx। तो विस्कस फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ईटा आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनली का साइन आपको बता रहा है कि ये along with area and velocity gradient also depends upon the nature of material। वाटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, हनी के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, ग्रीस लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होगा, तो विस्कस फोर्स अलग अलग एक्ट कर रही होगी। अब यह अक्सर ऑथर्स प्रोपोर्शनली का साइन हटाकर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि जो डायरेक्शन है विस्कस फोर्स का दैट इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव साइन अगर ये एरिया ऑफ लेयर पर shows that अगर एरिया ऑफ लेयर पर डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा वाइडर कंटेनर होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी। viscous force होगी, right? Direction of viscous force is opposite to velocity। सर वेलोसिटी मतलब पूरे लिक्विड की? पूरे लिक्विड की, जो लिक्विड मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी। सर अगर रेस्ट पे हो तो फिर? अगर फ्लूइड रेस्ट में है तब तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। फ्रिक्शन तो एक्ट ही तब करेगा जब एक फ्लूइड दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तब उन लेयर्स के बीच में एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, दैट इज विस्कस फोर्स। अगर फ्लूइड रेस्ट में तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। आएगा ही तब जब इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। हाँ जी, यहाँ तक हुआ? जी। यस सर। अच्छा बाकी लोग बताना शुरू करो। अक्षत, कोई डाउट इसमें? नो विस्कस सर। फोर्स एंड विस्कोसिटी। यशिका?
No, sir. ये अब से उसी तरह से यूज होगा प्रॉब्लम्स में जैसे फ्रिक्शनल फोर्स यूज हुआ करती थी। लाइक आपको दिखेगा जो क्वेश्चंस आपने फ्रिक्शन के साथ किए थे वो क्वेश्चंस अब इसके साथ रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इतना देखो, इसके बाद हम इसकी एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट लिखते हैं। लिखिए। इसको लिखिए और मुझे बताइए इसमें अगर और कहीं कुछ डाउट्स हैं। ड्यू टू विच के बाद क्या लिखा है सेकंड लाइन में? एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट देखिए। अब एसआई यूनिट देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये था ना एफ इज, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ईटा ए डी वी ओवर डी एक्स। सो यहाँ से आप ईटा लिख सकते हो, योर ईटा विल कम्स आउट टू बी एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए डी वी।
So F is force Newton, dx is length meter, area is meter square, velocity is meter per second. So it will be Newton per meter square into seconds. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स पास्कल सेकेंड्स, और इसी को पॉइसली कहते हैं. इसी को डेकापॉइस भी कहते हैं. जब आप सीजीएस यूनिट लोगे, ये कुछ टर्म्स है जिनकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो देखो, न्यूटन की जगह सीजीएस में डाइन लोगे आप, मीटर की जगह सेंटीमीटर लोगे, पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड्स, इसे डेकापॉइस, इसे पॉइस कहते हैं. और अगर आप सीजी और एसआई में रिलेशन देखोगे, 1 डेकापॉइस इज 10 पॉइस. 1 डेकापॉइस 10 पॉइस के इक्वल हो जाए. इसके बाद देखो वेरिएशन विद टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी वेरी कैसे करती है? वेरिएशन विद टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो विस्कोसिटी वेरी करना शुरू कर देगा. अगर आपने लिक्विड्स लिया, अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, लाइक मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर लिक्विड में, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होगा. अगर आप गैसेस ले रहे हो, गैसेस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैसेस में तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा. अब ये जो फैक्ट्स हैं यहाँ तो आप समझ सकते हो लिक्विड्स के लिए, क्योंकि लिक्विड्स में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यशिका बता सकती हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आपने अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स का, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? स्ट्रांग होती है, वीक हो जाती है? स्ट्रॉन्ग. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है. तो इसलिए जो आपकी विस्कोसिटी है, दैट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा. बट गैसेस में वेरिएशन बहुत अलग होता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक होने की जगह स्ट्रांग हो जाती है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चलिए यूनिट्स लिखिए, विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है सीम, यस, इसलिए दूर चले जाते हैं, और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है. जो भी आप एनर्जी दोगे ना, हीट एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी. सर ये पॉइस और डेकापॉइस सेम यूनिट है या फिर अलग अलग है. एसआई यूनिट है डेकापॉइस, और सीजीएस है पॉइस, और 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस. अलग अलग यूनिट्स. यस सर. सर ऊपर कर दीजिए. एसआई यूनिट इज डेकापॉइस. ये ना एसआई डेकापॉइस, सीजीएस इज पॉइस.
written. Okay. नोट किया था आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट ठीक है. एक बार गैसेस वाला एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा क्यों होता है? गैसेस तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ोगे उमर, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया. गैसेस तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ोगे, तब डिस्कस करेंगे कैसे गैसेस में विस्कोसिटी होती है. गैसेस की फिजिक्स थोड़ी अलग. अभी मैं सिर्फ लिक्विड्स ओके. में एक्सप्लेन किया. अच्छा, इसके बाद जरा कुछ क्वेश्चंस देखो. अब क्वेश्चन से पहले ना एक चीज याद रखना, ये विस्कस जो फोर्स है अक्षत, ये किस में एक्ट करे? इट्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड और इट एक्ट्स बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड? अक्षत. So 2 layers of fluid. टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड. बट यूजुअली क्या होता है, आप सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हो. रीजन समझो. मान लो ये सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर मैंने कुछ पानी डाल दिया, तो होगा क्या, इस सॉलिड के साथ वाटर की एक लेयर कांटेक्ट में होगी और एक लेयर और है ऊपर. तो बेसिकली होगा क्या, ये लेयर इस लेयर पर फोर्स अप्लाई कर रही, लेकिन ये लेयर भी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में, तो ऐसा लगेगा कि विस्कस फोर्स सॉलिड पर भी एक्ट कर रही. दोबारा देखो, आपने एक प्लेट ली, उस प्लेट पर कुछ लिक्विड डाल दिया, वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर इस सॉलिड की लेयर के साथ कांटेक्ट में है और वाटर के साथ एक लेयर और कांटेक्ट में. तो होगा क्या कि ये लिक्विड की लेयर इस लिक्विड की लेयर पर विस्कस फोर्स अप्लाई करेगी, बट सिंस दिस लिक्विड लेयर इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, तो विस्कस फोर्स लिक्विड की लेयर और सॉलिड पर भी एक्ट करेगी. ऐसा लगेगा कि सॉलिड पर भी एक्ट कर रही है. और एक चीज और, जो लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में, सॉलिड रेस्ट में, उस लेयर की जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी वुड बी जीरो. तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्वेश्चंस, आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो आप ये कहते हो सिर्फ दो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में एक्ट कर रही है, और जब आप न्यूमेरिकल्स करने पर आते हो तो आपको दिखता है अच्छा ये जो फोर्स है सिर्फ फ्लूइड के लेयर्स के बीच में नहीं एक्ट कर रही है, फ्लूइड और सॉलिड के बीच में भी एक्ट कर रही है. तो रीजन यही है कि सॉलिड के साथ ये स्टिक कर जाती है. जैसे एक अगर बहुत ही फॉर्मूला बेस में आपको बिल्कुल क्वेश्चन उठा के दूं इसमें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक मेटल, और क्वेश्चन लिखते लिखते साथ साथ सॉल्व करते हैं. अब मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, मेटल प्लेट का एरिया कितना है? 25 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके ऊपर जब वाटर डालोगे या कोई भी फ्लूइड डालोगे, उसका भी तो एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. तो आपने जो फ्लूइड डाला हुआ है उसकी लेयर्स का भी जो एरिया है, दैट एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट रेस्ट on a layer of oil 1 mm thick. अब देखिए, आपके पास दो लेयर्स हैं, एक लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, दूसरी उसके ऊपर है, और दोनों लेयर के बीच में जो सेपरेशन होगा उसकी थिकनेस के इक्वल होगा. तो जो आप dx यूज कर रहे थे, दैट dx इज दिस 1 mm. ठीक, whose coefficient of viscosity is Newton seconds per meter square.
तो ऑयल के ऊपर है प्लेट। हाँ, फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स required to move the plate. With speed 2 centimeter per second. अब देखो यहाँ, इसको जरा कैलकुलेट करके दिखाना मुझे कितना आ रहा है। ये तो एरिया है प्लेट का, ये थिकनेस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, फोर्स चाहिए, स्पीड, इस स्पीड से मूव करा रहे हो। जो लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो विस्कस फोर्स अगर आपको चाहिए आप ऐसे लिख सकते हो, ईटा ए dv ओवर dx। अगर आपने ईटा लिया देन दिस ईटा इज 1.55 न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एरिया जब आप लोगे तो 5 into 5 25 centimeter square. So this area is 25 into 10 raised to the power minus 4 meter square. Change in velocity. जो लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0, दूसरी लेयर की वेलोसिटी is 2. So it's 2 minus 0, which is 2 centimeter per second. So that's 2 into 10 raised to the power minus 2 meter per second. जो thickness है, that thickness is 1 mm. 10 raised to the power minus 3 meter. या values रख दो। 1.55 into area. It's 25 into 10 raised to the power minus 4 into dV. 10 raised per minus 3. 10 raised per minus 3. तो ये इतने न्यूटन की विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी। चलो जी लिख लो इतना। यस ना, ठीक आ रहा है। और इसमें मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें आप सिर्फ ये सीख रहे हो कि विस्कस फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट्स इट। तो मूविंग द प्लेट से क्या रिलेशन होता है विस्कोसिटी का? अगर प्लेट मूव करेगी तो प्लेट के साथ जो लेयर कांटेक्ट में वो लेयर मूव करेगी। तो इनडायरेक्टली तुमसे ये कह रहा है कि जो दो लेयर्स हैं उनके बीच की वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो इतना है। भाई अगर एक प्लेट है और उसके साथ एक लेयर कांटेक्ट में, प्लेट रेस्ट में तो लेयर भी रेस्ट में है, अगर प्लेट मूव करेगी तो लेयर भी मूव करेगी। मेहर अभी आपकी डाउट क्लास में 15 मिनट है। हाँ, इट्स फ्रॉम 8:45। या ओके। तो ये विस्कस फोर्स है। यहाँ तक क्लियर है सबका? अक्षत, असीम? यस सर। यस सर। सर इसको 0.07 करके आएगा, कैंसिल 75। हाँ ऐसी कुछ आएगा, इट्स 0.07 तो है। ये सबसे इजी क्वेश्चन विस्कस फोर्स। बस आपको ये आना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। अब वो न्यूमेरिकल तुमसे ये तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस आते हैं एफबीडी के आपके पास, जो आपने एफबीडी लॉस ऑफ मोशंस में सीखा था, और उसमें फ्रिक्शन की जगह विस्कस फोर्स डाल देता है। जैसे देखो
जैसे एक क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक मेटल प्लेट है, of area 0.1 meter square is connected to a 0.01 kg mass via a string. That passes over an ideal pulley. अच्छा, तो देखो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको ना उसने ऐसे कर एक टेबल दिया, शायद आपको याद आ जाए, ये आपने लॉस ऑफ मोशन में भी किया था। ये आपने यहाँ पर पुली कनेक्ट कर दी, पुली से आपने एक बड़ा सा मास कनेक्ट किया हुआ है, और उस मास के नीचे ये आपने एक लिक्विड की लेयर डाली हुई है, दिस द लेयर ऑफ लिक्विड। सो ड्यू टू दिस लेयर ऑफ लिक्विड यहाँ पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, मतलब कुछ विस्कस फोर्स एक्ट करेगी, और उसके दूसरे एंड से आपने 0.01 kg का एक मास अटैच किया हुआ है, दिस इज लिक्विड फिल्म। A liquid with film thickness of 0.3 mm is placed plate and table. When released, the plate moves to right with constant speed. Of 0.085 meter per second. Find coefficient of viscosity. चलिए इसको नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं साथ। क्वेश्चन लिख लो तो प्लीज बताना मुझे, से सॉल्व करते हैं। एक सेकंड बस। गुड नो। सो देखो यहाँ, मुझे बताओ इस प्लेट पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नम्रा?
इस प्लेट पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही है? विस्कोसिटी, टेंशन और टेंशन एक्ट करेगी, विस्कस फोर्स mg एक्ट करेगी, और डाउनवर्ड्स वेट एक्ट करेगा, नॉर्मल। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। इस 0.01 kg के मास पर देखोगे तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा 0.01 g और ऊपर टेंशन एक्ट कर रही होगी। इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अक्षर इसका एक्सीलरेशन कितना है? इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी क्या मतलब है? एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन 0 तो यशिका टी और इसको किसी तरह से कंपेयर कर सकते हो? 0 एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? T is equal to mg. Acceleration of mass is 0. That means जितनी force means mass in equilibrium. इनसे जो मास दिया हुआ है, this mass is in equilibrium. Mass is in equilibrium. That means जितनी ऊपर force act कर रही होती नीचे act कर रही है. It's 0.01 into 10. सर हमें पता कैसे चला कि एक्सेलरेशन 0 है? क्वेश्चन में कहा हुआ है it's moving with a constant velocity. String that pass ओके। constant speed. तो टेंशन आ गया आपका 0.1 न्यूटन। अब एक बात बताओ यार, ये प्लेट है और मैं कह रहा हूँ दिस प्लेट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? जितनी टेंशन राइट फोर्स राइट में एक्ट करेगी उतनी लेफ्ट में एक्ट करेगी। तो अगर मैं प्लेट ले लेता हूँ, सो प्लेट में जो टेंशन होगी वो विस्कस फोर्स के इक्वल होगी। टेंशन कितनी होती है? 0.1। विस्कस फोर्स कितनी होती है? ईटा ए डीवी ओवर डीएक्स ओनली। जैसे आप ईटा लिख सकते हो, ईटा कितना आ गया? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डीवी। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, थिकनेस डीएक्स थिकनेस है, थिकनेस दी हुई है 0.3 mm। सो आपके लिए जो थिकनेस है दैट्स 0.3 mm, 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर दिया है प्लेट का। सो ए इज 0.1 मीटर स्क्वायर। भाई देखो, जो लेयर कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी 0, ऊपर वाले की वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से प्लेट जा रहा है 0.085। तो डीवी आ गया 0.085 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। रख दो यहाँ सारी वैल्यूज उठाकर। तो ईटा आ जाएगा इट्स 0.1 into dx which is 0.3 into 10 raised power -3 by area which is 0.1 into dv which is 0.085। इतना पॉइजली कह दो इसे, या डेकोपॉइस कह दो, या पास्कल सेकंड्स कह दो, सेम। लिखिए लिखना शुरू करिए। क्योंकि बल्क बल्क कौन सा? हाँ जी, नोट किया ना? मॉडल उसके बाद अच्छा।
असीम यार तुम नेक्स्ट क्लास में कर पाऊंगा, मेरी फिर क्लास है, बच्चे आ गए हैं रूम में बैठे हुए। सर नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में ये डिस्कस कर लूंगा, फ्राइडे टाइम पे आना, फ्राइडे जब स्टार्ट करूंगा तो मैं यहीं से स्टार्ट। सर 1 मिनट ऊपर का दिखा दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। नोट किया सबने? अक्षत, मुनीब? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, इसको यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे विल कंटिन्यू विद दिस थिंग। थैंक यू। फ्राइडे